वेलकम टू द प्रीव्यू ऑफ फाइनल बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्राउंड की हिस्ट्री देखेंगे, रिकॉर्ड देखेंगे, ये देखेंगे कि इस ग्राउंड में सबसे ज़्यादा टोटल किस टीम ने किया है, सबसे कम टोटल किस टीम ने किया है, हाईएस्ट स्कोरर कौन है इस टीम में, बेस्ट बॉलिंग फिगर्स किसके हैं और ग्राउंड की डायमेंशंस वगैरह देखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल 8 मार्च को फाइनल खेला जाएगा इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। अच्छा, इस स्टेडियम में टोटल 14 मैचेस खेले गए हैं और 6 मैचेस जो हैं वो पहली टीम जिस टीम ने पहले बैटिंग की है वो जीती है और 4 मैचेस वो टीम जिसने बाद में बैटिंग की है वो जीती है। यानी कि कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है इनके दरमियान। जिन टीमों ने पहले बैटिंग की है और जिन टीमों ने बाद में बैटिंग की है उनकी विनिंग परसेंटेज में इतना डिफरेंस नहीं है। ड्यू फैक्टर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस गेम में। ऑब्वियसली रात को ड्यू आती है और स्टेडियम में कुछ ज़्यादा ही ड्यू आती है और आपको पता है कि ड्यू की वजह से बॉल काफ़ी गीला हो जाता है, इसलिए फ़ास्ट बॉलर्स के लिए, ख़ास तौर पे फास्ट बॉलर्स के लिए बॉल को ग्रिप करना मुश्किल होता है। इसलिए कैप्टन्स प्रेफर करते हैं कि वो पहले बॉलिंग करके फारिग हो जाएं और उसके बाद उनको जब उनकी बैटिंग आए तो उनको एक एज हासिल हो ड्यू का भी, क्योंकि जब ओपोनेंट टीम बॉलिंग कर रही होगी तो उनको इतना काफ़ी प्रॉब्लम होगा बॉल को पकड़ने में, ग्रिप करने में, और इसकी वजह से स्विंग भी काफ़ी हद तक रुक जाता है इसमें। अच्छा, इसके बाद हम हाईएस्ट टोटल में आ जाते हैं। इस ग्राउंड में इंडिया और न्यूजीलैंड का एक ही मैच हुआ है इस ग्राउंड में और वो हुआ था 2023 में। इसमें इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 234 रन बोर्ड पे लगाए थे 4 विकेटों के नुकसान पर और यहाँ पर हाईएस्ट स्कोरर रहे थे शुभमन गिल, जिन्होंने 126 नॉट आउट की बारी खेली थी। और इसी मैच में लोएस्ट टोटल है न्यूजीलैंड का। और ऑब्वियसली जब भी हम किसी ग्राउंड में कहीं पे लोएस्ट टोटल की बात करें तो हमें ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लैंड या न्यूजीलैंड की टीम से दिखती हैं और यहाँ पे भी ऐसा ही है कि इस मैच में 66 पे ऑल आउट हो गई थी न्यूजीलैंड की टीम। और बॉलिंग करते हुए बेस्ट बॉलिंग फिगर थी हार्दिक पांड्या ने इस मैच में 4 विकेट्स ली थी 16 रन देकर और कल के मैच में भी ये खेल रहे हैं, जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है इंडिया के लिए। हार्दिक पांड्या जिस तरह की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं और जिस तरह पहले इंडिया के लिए परफॉर्म करते आ रहे हैं वर्ल्ड कप से पहले भी, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और अगर कल के मैच में हार्दिक पांड्या ने अर्ली विकेट्स ले ली और इनका काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड भी है इस ग्राउंड में, तो फिर न्यूजीलैंड के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। अच्छा, अब हेड टू हेड रिकॉर्ड पे आ जाते हैं। टोटल 30 T20I मैचेस खेले गए हैं न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान ऑल ओवर द वर्ल्ड और इन मैचेस में 18 मैचेस जो हैं वो इंडिया जीती है और ये काफ़ी एक बड़ी परसेंटेज है इंडिया की न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़। और 11 मैचेस जो है वो न्यूजीलैंड जीती है इन 30 मैचों में से। एक मैच यहाँ पे टाई हो गया था। और आगे बाउंड्री के बारे में जानते हैं। स्ट्रेट की जो बाउंड्री है वो 70 to 80 मीटर्स की बाउंड्री है, यानी कि काफ़ी अच्छी खासी लंबी बाउंड्री है यहाँ पर स्ट्रेट की। और फिन एलन को जिस तरह आप देख रहे हैं, पिछले मैच में उन्होंने बहुत अच्छी बारी लगाई। कोलकाता के स्टेडियम में जो मैच हुआ था पिछला उनका सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उन्होंने 33 बॉल्स पर 100 स्कोर की थी। वहाँ पे आप उनकी बारी देख सकते हैं। उन्होंने पूरे ग्राउंड में उन्होंने शॉट्स लगाई थी, लेकिन इस ग्राउंड में ये है कि ये ग्राउंड मतलब आमतौर पे ग्राउंड्स होते हैं ना कि तकरीबन ज़्यादा फ़र्क नहीं होता बाउंड्रीज़ के दरमियान, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट की बाउंड्री अच्छी खासी लंबी है, मतलब 80 मीटर्स की बाउंड्री एक अच्छा डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेट में ज़्यादा बाउंड्रीज देखने को नहीं मिलेगी और न्यूजीलैंड और इंडिया दोनों बैटर्स ही ये प्रेफर करेंगे
कि वो बिहाइंड स्क्वायर यानी फाइन लेग या थर्ड मैन की तरफ चार्ज करने की कोशिश करें। और उसी तरह से अगर आप बॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो ऐसी बॉल्स करवाएंगे जहाँ पे उनको मजबूर किया जाए कि वो स्ट्रेट की तरफ शॉट मारें। और चूंकि बाउंड्री लंबी है तो कैच करने वालों के लिए भी आसान होता है कि टाइम मिल जाता है कि वो आके बॉल को ग्रैब कर सकें। और यहाँ पे स्क्वायर की बाउंड्री इस ग्राउंड में है 65 टू 74 मीटर्स की, यानी कि अगर आप शॉर्टेस्ट बाउंड्री देखें तो वो 55 से 60 मीटर्स के दरमियान। अच्छा, शॉर्टेस्ट बाउंड्री 55 टू 60 मीटर है और लॉन्गेस्ट बाउंड्री 80 मीटर्स, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया स्ट्रेट में। तो ज़्यादातर अगर बॉलर्स जो हैं वो एक्सपीरियंस बॉलर्स हों, जिस तरह हार्दिक पांड्या है, बुमराह है, अर्शदीप सिंह है, वो बैटर्स को फंसाने की कोशिश करते हैं कि बैटर्स जो है ना वो स्ट्रेट की तरफ चार्ज करें। और कल के मैच में 80 मीटर की बाउंड्री है स्ट्रेट में, तो हमें देखने को मिल सकता है कि जिस तरह सूर्या कुमार यादव ने पिछले फाइनल में 2024 के वर्ल्ड कप में के फाइनल में वो एक आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा था इंडिया के लिए साउथ डेविड मिलर का। इस तरह हम कल भी कोई ऐसा कैच देखने को मिल सकता है हमें, क्योंकि यहाँ पे भी बाउंड्रीज तकरीबन मिलती जुलती हैं एक दूसरे से। अच्छा, अब प्लेइंग 11 के तरफ आ जाते हैं। एक दफ़ा प्लेइंग 11 मुझे लगता है कि दोनों टीम्स वही सेम प्लेइंग 11 खिलाएंगे जिस तरह उन्होंने पिछले मैचेस में खिलाई। और अगर हम इंडिया की तरफ देखें तो उनके जो की प्लेयर्स हैं बैटिंग में, वो संजू सैमसन है, तिलक वर्मा है, और उनके जो वन डाउन आते हैं ईशान किशन, वो हैं। ये इनके जो 3 प्लेयर हैं ये इंडिया के सबसे ज़्यादा मेन प्लेयर हैं बैटिंग लाइनअप में, जो इनको काफ़ी सपोर्ट हासिल है। और अगर हम न्यूजीलैंड की तरफ बात करें तो उनके मेन प्लेयर्स दोनों उनके ओपनर फिन एलन और टिम साइफर्ट हैं, और वन डाउन रचन रविंद्रा भी हैं, जो कि बॉलिंग भी आजकल बॉलिंग ऑलराउंडर बने हुए हैं। उनका भी कोई ख़ास पता नहीं लगता, वो कभी बॉलिंग ऑलराउंडर बन जाते हैं, कभी बैटिंग ऑलराउंडर बन जाते हैं। चलें, वो एक अलग बात है। अच्छा, प्लेइंग 11 की तरह प्लेइंग 11 इंडिया जो है वो इंडिया को चाहिए कि वो प्लेइंग 11 में से अभिषेक शर्मा को ड्रॉप करें। अभिषेक शर्मा वो जिस तरह से रन्स करते आ रहे हैं इंडिया के लिए, पिछले पूरे साल से इंडिया को जितने मैचेस जितवाए हैं, एशिया का पूरा परफॉर्म किया, इंडिया के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुए हैं वो। लेकिन अभी वो उनके ऊपर टाइम ऐसा है कि वो नहीं कर पा रहे। तो अगर उनको रेस्ट करवा दिया जाए तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। और अगर अभिषेक शर्मा को रेस्ट करवा दें और संजू सैमसन और ईशान किशन ओपन पे आ जाएं तो फिर एक बंदे की जगह खाली रह जाती है। और फिर वरुण चक्रवर्ती की जगह हम उसको कुलदीप यादव को डाल सकते हैं। कुलदीप यादव एक ऐसा स्पिनर है जो जब चार्ज होता है ना, जब कोई टीम चार्ज करना शुरू करती है तो कुलदीप यादव काफ़ी इफेक्टिव साबित होता है। हम पिछले मैचों में इंडिया की तरफ से देख भी चुके हैं, कुलदीप यादव की बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इंडिया उनको क्यों खिला नहीं रही टीम में। क्या वो उनके साथ कोई इशू है टीम इंडिया के, या फिर उनकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन रही, ये तो अब मुझे नहीं पता। लेकिन कुलदीप यादव एक अच्छी चीज़ साबित हो सकते हैं। वरना हम अगर सेमीफाइनल देखें तो इंग्लैंड तकरीबन मैच ले चुका था। जिस तरह अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती को मार पड़ रही थी, अगर उनके साथ एक और स्पिनर कुलदीप यादव होता तो मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड इतने ज़्यादा रन्स कर पाती। और इंडिया सिर्फ 7 रन से, जो कि उन्होंने 253 का टारगेट दिया था, सिर्फ 7 रन से उन्होंने नहीं जीतना था। एक अच्छे खासे मार्जिन से इंडिया को जीतने को मिलना था। और न्यूजीलैंड की जो प्लेइंग 11 है वो तकरीबन सेम ही होनी चाहिए। कोई ज़्यादा एक आधा चेंज अगर वो कर लें तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। न्यूजीलैंड सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएगी ग्राउंड में। और अगर हम डेप्थ की बात करें, क्योंकि फाइनल है कि गेम काफ़ी क्लोज जाने का इम्कान है, ज़ाहिर बात है वन साइडेड गेम तो होगा नहीं। दोनों टीम्स जो है वो टाइटल हासिल करने के लिए काफ़ी अपनी जान लगाएंगी। तो डेथ ओवर्स में एक इंडिया को एक काफ़ी एज हासिल है कि उनके पास वेल एक्सपीरियंस्ड बॉलर हैं जो एक ओवर में 6 यॉर्कर्स मारने की सलाहियत रखते हैं। जसप्रीत बुमराह वो
बुमराह हमने सेमीफाइनल में भी देखा कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी उन्होंने मैच बिल्कुल जा चुका था, लेकिन उन्होंने आके मैच संभाला और इंडिया के लिए इंडिया को जीत दिलाई इंग्लैंड के ख़िलाफ़। अगर हम बुमराह के मुकाबले में उनकी बॉलिंग फास्ट बॉलिंग देखें न्यूजीलैंड की, तो वो इतनी बुमराह के लिहाज से वो उनकी इतनी स्किल्ड बॉलिंग नहीं है। लकी फर्गसन है उनके पास, अच्छे बॉलर है नो डाउट, बहुत उनकी परफॉर्मेंसेज हैं न्यूजीलैंड के लिए, लेकिन बुमराह से अच्छी नहीं है। अगर इंडिया चेज़ में जाता है तो फिर जाहिर बात है गेम तो क्लोज जाएगा। अगर इंडिया चेज़ में जाता है तो फिर इंडिया ये गेम जीत सकता है, क्योंकि उनके पास नीचे से भी बहुत बैटर्स हैं। नीचे से उनके पास आते हैं हार्दिक पांड्या हैं, तिलक वर्मा हैं और शिवम दुबे हैं। वो बड़ी अच्छे तरह से हैंडल करते हैं डेप्थ के ओवर्स को, और अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो वो एक अच्छा टोटल लगाने की भी सलाहियत रखते हैं। लेकिन एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इंडिया को पहले बैटिंग ही करनी चाहिए, क्योंकि इंडियन टीम जब से विराट कोहली टीम इंडिया को छोड़ विराट कोहली ने T20 से रिटायरमेंट ली है, तो इंडिया कोई ज़्यादा अच्छी टीम नहीं रही चेज़ में। उन्होंने वर्ल्ड कप्स में भी एक ये सेमीफाइनल से पहले सॉरी वेस्ट इंडीज़ वाले मैच से पहले उन्होंने 150 प्लस से ज़्यादा टोटल चेज़ नहीं किया था। और इंडिया अगर बॉलिंग करता है तो वो नो डाउट के वो ड्यू तो आएगी एंड पे, लेकिन बुमराह और हार्दिक पांड्या ये उनको वो इस बात के इंडिया वाले स्ट्रांग बिलीवर्स है कि बुमराह और हार्दिक बचा लेंगे। लेकिन अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो फिर वो उनके जो ओपनर्स हैं, उनके जो मिडिल ऑर्डर है, उनका जो लोअर मिडिल ऑर्डर है, वो सब मिलाकर अप्रॉक्सीमेटली 200 to 230 का टोटल अगर सेट कर दे तो फिर स्टेज इंडिया के लिए सेट है। तो देखते हैं कि कल क्या होता है। कल के मैच में मिलते हैं कल फाइनल के बाद। अल्लाह हाफिज़।